प्रभाव। इससे पहले वाली क्लास में जो हमने पर्यावरण का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसका वर्गीकरण वगैरह हमने आपको पढ़ा दिया था। तो आज देखिए अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव। तो देखिए इसमें पहले पीछे वाली स्केच पर जाते हैं। वहां मैंने आपको वर्गीकरण, पर्यावरण का वर्गीकरण पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको 3 पार्ट पढ़ाए थे। एक पहला पार्ट था आपका प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण, और दूसरे नंबर पर था सामाजिक पर्यावरण, और तीसरा नंबर था आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। तो यहाँ पर जो आपके पहला वाला जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है। और दूसरा और तीसरा जो पार्ट है इसका, वो किसके द्वारा बनाए गए, यानी कि उनका निर्माण जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, वो मनुष्य के द्वारा किया गया है। लेकिन अब हम पर्यावरण में जो पढ़ेंगे वो स्पेशली जो है आपका प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण के अर्थ को सोरोकिन जो है एक विद्वान हुए हैं, सोरोकिन ने इन शब्दों में परिभाषित किया है। भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी भौगोलिक दशाओं से है जिनका अस्तित्व मानवीय क्रियाओं से स्वतंत्र है और जो मानव के अस्तित्व तथा कार्यों की छाप पड़े बगैर अपनी प्रकृति के अनुसार बदलती है। मतलब ये है कि जो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त है, जो भी चीजें हैं उन पर जो है मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो जो है अपने आप ही प्रकृति को यानी कि मनुष्य को प्रभावित कर देती है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें इतना सा भी यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण पर जो है मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो मनुष्य पर अपना किसी भी तरह से प्रभाव जरूर डालता है। तो क्या है इसमें, भौगोलिक पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु भौगोलिक पर्यावरण अनिवार्य रूप से जनजीवन को प्रभावित करता है। प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण जनजीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ही दोनों रूपों में प्रभावित करता है। इसके 2 पार्ट हैं आपके, पहला पार्ट है प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे केवल प्रत्यक्ष प्रभाव के बारे में। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसके भी प्रत्यक्ष प्रभाव के जो है, क्या है प्रत्यक्ष प्रभाव, प्राकृतिक पर्यावरण अपने आप में अति प्रबल कारक है तथा जनजीवन इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। प्राकृतिक पर्यावरण के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न प्रकार है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है जनसंख्या पर प्रभाव। तो देखिए इसमें जनसंख्या पर जो है प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव किस तरह से पड़ता है। देखिए किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के निर्धारण में वहां के प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। जनजीवन के लिए अनुकूल पर्यावरण होने की इस स्थिति में संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या प्राय अधिक होती है। मानिए किसी भी क्षेत्र की जो है वहाँ का जो पर्यावरण है अगर उन मनुष्यों के लिए वो अनुकूल है तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या जो है बहुत अधिक होगी, और अगर वहाँ का पर्यावरण उन मनुष्यों के लिए प्रतिकूल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का जो है जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ता है। दूसरी स्केच देखिए, दूसरी स्केच है आवासीय स्वरूप पर प्रभाव। आवास यानी कि हम जहाँ रहते हैं वही आवास में आता है, मकान है हमारे, ये भी क्या है हमारे लिए एक आवास होता है। तो आवास क्या है, मतलब जहाँ जैसा भी क्षेत्र होगा यानी कि जहाँ की जैसी जलवायु होगी, जैसा पर्यावरण होगा तो उसी के अनुकूल हम अपने आवास यानी कि मकान या भवनों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है,
जनजीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आवास भी है। आवास की दशाएं भी पर्यावरण से गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। आवास के निर्माण के लिए मुख्य रूप से वही सामग्री अपनाई जाती है जो संबंधित क्षेत्र में सरलता से उपलब्ध होती है। मान लिया हमारे यहाँ पर कि हम जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ जरूरत तो है हमें पक्के मकान बनाने की, और हमने कैसे मकान बना लिए? लकड़ी के बना लिए। तो वो क्या है? उस जलवायु के यानी कि उस पर्यावरण के अनुकूल नहीं होंगे। प्रतिकूल होने के कारण वो आवास हमारा जो है प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा जल्द ही समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कैसे घर बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी तथा पत्थर चाहिए। और इन क्षेत्रों में जो है घरों की छत भी कैसी होती है? ढलावदार बनाई जाती हैं, जिससे उन पर बर्फ अथवा वर्षा का जल रुककर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, यानी कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इससे भिन्न मैदानी क्षेत्रों में अधिकांश मकान ईंटों तथा सीमेंट से बनाए जाते हैं, जहां भूचाल आने की अधिक आशंका रहती है। उन क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए लकड़ी का अधिक इस्तेमाल होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य की आवास व्यवस्था पर्यावरण से प्रभावित रहती है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। दो पार्ट बता दिए मैंने, एक तो जनसंख्या पर प्रभाव और दूसरा है आवास के स्वयं पर प्रभाव। तो इनमें भी किसकी भूमिका होती है? हमारे प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण की बहुत अधिक भूमिका होती है। उसके बाद देखिए वेशभूषा पर प्रभाव। वेशभूषा यानी कि जो हम वस्त्र धारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वेशभूषा कहते हैं। अब जहाँ का हमारा पर्यावरण जैसा होगा हम उसी के अनुसार वहाँ की वेशभूषा धारण करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, गर्म जलवायु वाले, जहाँ गर्म जलवायु होगी तो वहाँ कैसे कपड़े पहने जाएंगे? सूती, बारीक तथा ढीले ढाले वस्त्र धारण किए जाते हैं। और जबकि ठंडे पर्यावरण में रहने वाले लोग जो होते हैं वो कैसे वस्त्र धारण करेंगे? ऊनी, गर्म एवं चुस्त वेशभूषा को अधिक पसंद करते हैं। ध्रुव प्रदेश में लोग जानवरों की खाल से बने वस्त्र भी धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा पर जो प्रभाव पड़ता है वहाँ के पर्यावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नंबर 4 स्केच आती है आपकी खान पान पर प्रभाव। तो देखिए हमारे पर्यावरण का प्रभाव जो है हमारे खान पान पर भी पड़ता है। देखिए इसमें व्यक्ति के खान पान की सामग्री तथा आदतों के निर्धारण में भी पर्यावरण का विशेष प्रभाव देखा जाता है। सामान्य रूप से व्यक्ति का मुख्य आहार वही खाद्य सामग्री होती है जो संबंधित क्षेत्र में सुलभ होती है। उदाहरण के लिए मैदानी क्षेत्रों में गेहूं, चावल आदि होते हैं और वहाँ पर क्या है? अनाज तथा दाल सब्जियां जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। यानी कि वहाँ का जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के अनुसार वहाँ पर दाल, चावल, गेहूं ये सब चीजें आसानी से उगाई जा सकती हैं। इसके बाद आगे अतः क्षेत्रों में लोगों का मुख्य आहार यही खाद्य सामग्रियां होती है, यानी कि जो खाद्य सामग्री वहाँ उगाई जाती है वही उनका भोजन होती है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य आहार मछली एवं अन्य समुद्री जीवों का मांस होता है। वहाँ समुद्र ज़्यादा है, समुद्री तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पर किसकी पैदावार ही ज़्यादा होगी? मछली होगी और दूसरे अन्य समुद्री जीव हो सकते हैं। इसी प्रकार ठंडे पर्यावरण में लोग अपने आहार में मांस, मछली, अंडे आदि का अधिक समावेश करते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या देखा है कि पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ही किसी भी क्षेत्र का खान पान भी उसी के अनुकूल होना चाहिए। इसके बाद नंबर 5 स्केच है आपकी व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव। व्यावसायिक यानी कि कहीं जहाँ भी क्षेत्र में हम सब रहते हैं
उसी के अनुसार हमारे व्यवसाय भी होने चाहिए। देखिए, मनुष्य अपने तथा अपने परिवार के जीविकोपार्जन यानी कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसी न किसी व्यवसाय को जरूर अपनाता है, ये बात आप सभी जानते हैं। तो उसी तरह से व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के चयन में भी पर्यावरण का विशेष महत्व होता है। भिन्न भिन्न पर्यावरण में भिन्न भिन्न व्यवसाय भी उपलब्ध होते हैं, यानी कि जहाँ का पर्यावरण अलग अलग है वहाँ ऐसे ही अलग अलग व्यवसाय भी उपलब्ध होते हैं। जैसे नदियों वाले मैदानों में अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि या कृषि से संबंधित होता है। इसी प्रकार घने वनों से युक्त पर्यावरण के अधिकांश व्यक्ति लकड़ी, पशुपालन, शिकार आदि से संबंधित व्यवसाय अपनाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ बकरियां अधिक पाली जाती हैं। तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का व्यवसाय बहुत अधिक होता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति के व्यावसायिक जीवन पर भी क्या है, पर्यावरण का गंभीर प्रभाव पड़ता है। के बाद नेक्स्ट इसके देखिए आप, यातायात के साधनों पर प्रभाव। पर्यावरण के अनुकूल ही यातायात के साधन भी अपनाए जाते हैं, अर्थात पर्यावरण मनुष्य के यातायात के साधनों का निर्धारण भी करता है। तटीय क्षेत्रों में थल यातायात के साधनों के अतिरिक्त नौका, जलयान आदि का प्रयोग भी किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में किसके द्वारा यात्रा कर सकते हैं? रेल, मोटर या बस आदि के द्वारा हम यातायात यानी कि यात्रा कर सकते हैं। रेगिस्तानों में आवागमन का पारंपरिक साधन ऊंट ही होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर यातायात करने के लिए सबसे मुख्य साधन जो होता है वो क्या होता है? ऊंट होता है। इसी प्रकार ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में खच्चरों द्वारा ही आने जाने तथा माल ढोने का कार्य किया जाता है। तो यानी कि पर्यावरण के अनुकूल ही हम यातायात के साधनों को भी अपनाते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेज है आपकी शारीरिक लक्षणों एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण एवं स्वास्थ्य भी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की त्वचा का रंग, आंखों का रंग तथा रूप आदि पर भी क्या है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि विश्व के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि पर्यावरण का जो है हमारे शारीरिक लक्षणों और स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पर्यावरण एवं जलवायु का प्रभाव पड़ता है। सूर्य के प्रकाश एवं शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा होता है? उत्तम रहता है। नमी एवं सूर्य के कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ता रहता है। इसी प्रकार अत्यधिक गर्म तथा अत्यधिक ठंडे पर्यावरण में व्यक्तियों का जीवन भिन्न भिन्न ही हुआ करता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शारीरिक लक्षणों एवं स्वास्थ्य पर भी पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हमने प्रत्यक्ष प्रभाव के आपको 7 पॉइंट बता दिए हैं। उसके बाद आपका शुरू होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। ये टॉपिक आपका कल शुरू होगा। थैंक यू।